ओम शिव गोरक्ष हर हर महादेव। आदेश आदेश। जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम। गढ़ कैलाश नीलकंठ महादेव मंदिर, ग्राम धराड़, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। पिन कोड नंबर 457001। ग्रस्तनाथ धर्म प्रचारक महंत विनोदनाथ योगी आज फिर आपके सामने अपने एक विचार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके सामने प्रेषित है। चलिए शुरुआत करते हैं। संपूर्ण भारत के केंद्रीय वेबसाइट के अनुसार संपूर्ण भारत के 36 राज्य, जिसमें 28 केंद्र शासित, 8 राष्ट्रपति शासित राज्य, जिनके लगभग 750 जिले, लगभग 6.5 लाख गांव, हाँ, संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। तो भारत के 6.5 लाख गांव, उन गांव में भारतीय ग्रस्तनाथ समाज कहां कहां रहता है। आज का विषय कुछ इसी प्रकार यही है कि भारतीय ग्रस्तनाथ समाज को राष्ट्रीय संगठन कैसे दिया जाए, जिस राष्ट्रीय संगठन में भारत के हर राज्य, हर जिले, हर गांव तक की पहुंच हो सके। एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे भारतीय ग्रस्तनाथ समाज के जो राष्ट्रीय संगठन है, जो संगठन है, उन संगठनों ने आज तक कोई अहम भूमिका नहीं निभाई। इस कारण हम अपने ये विचार व्यक्त कर रहे हैं कि संपूर्ण भारत के ग्रस्तनाथ समाज की बात करने वाला कोई ऐसा संगठन हो कि जिस संगठन में समस्त ग्रस्त समाज शिक्षित, मजबूत और विकास की ओर आगे बढ़े। तो चलिए हम एक बार फिर शुरू करते हैं। भारतीय ग्रस्तनाथ समाज राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता और दिशा। समाज को क्यों आवश्यकता है? आप सभी ग्रस्तनाथ समाज के हर व्यक्तियों को, सीनियर सिटीजन, युवा शक्ति, मातृशक्ति, इनको इस विषय पर, इस वीडियो पर, हमारे इस विचार पर जरूर सोचिएगा कि हमें क्यों आवश्यकता है। तो प्रिय ग्रस्तनाथ समाज के जागरूक माताओं, बहनों, युवाओं और सीनियर सिटीजन के साथ उदयमान युवा शक्ति, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पर भारतीय ग्रस्तनाथ समाज का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन निर्माण जरूरी है। यह केवल संगठन की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी एकता की पहचान और भविष्य की नींव है। जिस समाज का संगठन मजबूत होता है, उस समाज की आवाज भी बुलंद होती है। जिस समाज का संगठन अगर मजबूत होता है तो उसका समाज भी मजबूत होता है और उस समाज की आवाज भी बुलंद होती है। और जिस समाज की आवाज बुलंद होती है, उसकी प्रगति, पहचान राष्ट्र हित में दर्ज होती है। समझिएगा कि जिस समाज की एकता, पहचान, भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए आवाज बुलंद होती है, तो उस आवाज को, उस समाज की, उसकी प्रगति की पहचान राष्ट्र में दर्ज होती है।
जो आज हमारे समाज की भी आवश्यकता है। अब समाज की परिवर्तन भी चाहिए, समाज को परिवर्तन भी चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तभी समाज आगे बढ़ पाएगी। तो हमारे समाज में हमारा गृहस्थनाथ समाज परंपराओं और आध्यात्म से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारा गृहस्थनाथ समाज परंपराओं और आध्यात्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। विश्वास, साधना और सेवा की नींव पर हमारी पीढ़ी पनपी है, आगे बढ़ी है। लेकिन जब हम वर्तमान की आज की परिस्थितियों पर अगर नजर डालें तो देखते हैं कि हमारा समाज अब भी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या आज वास्तविक स्थिति में अगर हम देखें तो संपूर्ण भारत के गृहस्थनाथ समाज के जो व्यक्ति हैं कितनी दयनीय परिस्थितियों से गुजर रहा है। जहां हम शिक्षा में पिछड़ापन है, रोजगार के अवसर नहीं है, युवाओं में संगठन की कमी है, महिलाओं की प्रतिभा को पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, राज्यों और क्षेत्रों में बिखराव और संवाद की कमी है। हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे स्तर पर हमने संगठन बना रखे हैं और उन संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में ही सही तरीके से प्रभावी नहीं है। उन संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कभी समाज को शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, यंत्र मंत्र, तंत्र, योग, साधना, रोजगार, व्यापार, नौकरी, विधवाओं, वृद्धों के लिए छात्रावास, गुरुकुल, मठ, धर्मशालाएं, इन विषयों पर कभी कोई कार्य नहीं किया। आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए कि क्या आज वास्तविकता में हमारी समाज को एक मजबूत संगठन की आवश्यकता नहीं है जो सिर्फ गृहस्थनाथ समाज की बात करे। इसमें एक बहुत बड़ा विषय आता है। विषय कुछ इस प्रकार आता है कि हम देश को मजबूत करेंगे। अरे देश को कहां मजबूत कर पाएंगे? जब हम खुद मजबूत नहीं हो पा रहे हैं तो देश को कहां मजबूत कर पाएंगे? आप विचार कीजिए कि जब हम हमारे भारत के नाथ समाज हम मजबूत नहीं हो पाए, एकत्रित नहीं हो पाए, संगठित नहीं हो पाए, मजबूत नहीं हो पाए, तो हम देश को क्या मजबूत कर पाएंगे? आज हर जाति अपनी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है देश को मजबूत करने में। हम क्या निभा रहे हैं? हम देश को क्या दे रहे हैं? देश चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या चाहे किसी एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो या जिले का लोकसभा और विधानसभा का सांसद या एमएलए हो, आज तक भारत के अंदर हमारे संगठनों ने कौन सी राजनीति में कदम रख दिया? समाज को कितनी मजबूती प्रदान की? अब यह आपको सोचना है। भारत प्रशासन भी देख रहा है कि भारत के अंदर जो ग्रस्तनाथ समाज है, उन समाज के ये स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज को विकसित नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि इन स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्षों ने न कभी समाज को प्रगति प्रदान की है, न शिक्षा। जो हमने पिछले अभी कुछ समय पहले हमने वाक्य में बताया था कि इतनी इन चीज़ों के ऊपर हमारी समाज को कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन समाज ने उसके ऊपर, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने और समाज के नेताओं ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो भारत सरकार भी हमारा आकलन कर रही है समाज का, और भारत सरकार के साथ साथ में हर समाज हमारा आकलन कर रही है
कि देखिए इन स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्षों ने समाज को कितना गर्त में डाल रखा है। जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, समाज के नेता कहते हैं, इनको शर्म भी आती होगी, लेकिन क्या है ये को पुराने कहते हैं कि नसरगंडे तेरा आसरा, ना पिया रे ना सासरा। तो ये नसरगंडे हो चुके हैं, जिनको कितना भी कुछ कहो इनको ना तो सुनाई देता है ना दिखाई देता है कि समाज पिछड़ रहा है, समाज पिछड़ रहा है, समाज पिछड़ रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे इन विषयों को आप देखिएगा, समझिएगा कि आज हमें ऐसे ग्रस्तनाथ समाज के संगठन की आवश्यकता है कि नहीं। आज यह आवश्यकता है कि हम बिखरे नहीं बल्कि संगठित हों। यह समय की मांग है कि आज हमें बिखरना नहीं, संगठित होना है। यह शब्द जो आपको सुनाई दे रहा है कि आज यह आवश्यक है कि हम बिखरे नहीं, संगठित होना है, यानी कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर मजबूत करना है, हम छोटे से अभिमान में, आज हम छोटे से हमारे अभिमान में हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संस्कृति सभ्यता को हम खत्म कर रहे हैं और कमजोर कर रहे हैं। तो हमें संगठित होना है। आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, तो क्यों नहीं आप समाज के नेताओं से सवाल, क्वेश्चन खड़े करते हैं? आप पूछिए ना, कौन मना कर रहा है? गलत तो पूछ नहीं रहे हैं आप, सही पूछ रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। समाज को विकास चाहिए, समाज को शिक्षा चाहिए, समाज को रोजगार चाहिए, समाज को नौकरी चाहिए, समाज को व्यापार चाहिए, समाज को तीर्थ स्थल के मठ मंदिर धर्मशालाएं चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे समाज को चाहिए। तो आप सवाल खड़े कीजिए, तभी हम संगठित हो पाएंगे, तभी हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत कर पाएंगे, हमारा धर्म संस्कृति सभ्यता को बचा पाएंगे। तो संगठन, एक मजबूत संगठन की हमें आवश्यकता क्यों है? ग्रस्तनाथ समाज को एक मजबूत संगठन की आवश्यकता क्यों है? संगठन क्यों जरूरी है? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, हमारे विचारों से स्पष्ट। अकेला व्यक्ति या अकेला परिवार सीमित कार्य कर सकता है। मान लीजिए कि अभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं कि एक अकेला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी अकेला ही है। अकेला कैसे? राष्ट्रीय अध्यक्ष तब होता है जो भारत के 36 राज्यों तक 6.5 लाख गांव 750 जिलों तक की पहुंच बना कर रखे। तो एक अकेला व्यक्ति और अकेला परिवार सीमित कार्य कर सकता है, मिल कर सकता है, लेकिन मिलकर समाज बनेगा तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज आप भी अकेले आपकी संस्कृति सभ्यता समाज को बचाने के लिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारी एक टीम कार्य करती है, एक नेशनलाइज स्तर पर कार्य करती है, तो वह विकास संभव है, असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसे ही संगठन हमें नियोजित शक्ति भी देता है, क्योंकि जब संगठन अगर होगा तो एक शक्ति प्रदान करेगा। यानी हम अगर योजना बनाते हैं, यानी कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई योजना बनाता है, तो वह योजना संपूर्ण भारत के 6.5 लाख गांव तक की होनी चाहिए। हर घर तक के, हर बच्चों तक, हर बुजुर्गों तक, हर सीनियर सिटीजन तक, हर युवा शक्ति तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए। तो यानी कि हम योजनाएं बना सकते हैं और उन्हें लागू भी कर सकते हैं, और उसका लाभ भारत के 6.5 लाख गांव तक, जहां भी हमारा समाज का बंधु बांधव रहता हो, वहां तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। अब समझिएगा, आप सोचिए, विचार कीजिए कि संगठन हमें नियोजित शक्ति देता है, यानी हम योजनाएं बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं और लाभ सब तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय संगठन हमारे समाज को समान रूप से जोड़कर आगे बढ़ा देगा। और जब जोड़कर आगे बढ़ा देगा, तब
तब हम हमारी आवाज हर क्षेत्र में एक साथ उठा सकते हैं। हम एक साथ हर क्षेत्र में अपनी आवाज उठा सकते हैं और आवाज उठाने के साथ साथ में हम हमारी समाज को, इस देश को मजबूत बना सकते हैं। तो हमारे आने वाले समय में राजनीतिक, शिक्षा, मीडिया और उद्योग जगत जैसे क्षेत्रों में भी पहचान बनाने के लिए संगठन की छत्र छाया होनी चाहिए। आज आवश्यकता है। अगर हम राजनीति में, शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में, आर्थिक स्थिति से अगर मजबूत नहीं बनेंगे तो हम संगठित नहीं हो पाएंगे, हम मजबूत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन कमियों को पूरा कर कर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और इन कमियों को पूरा कर कर ही समाज के साथ साथ में देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज हमारी संस्कृति, सभ्यता, विरासत जो खतरे में दिखाई दे रही है, वह हमें उन विषयों पर हमें कार्य करना है। तो अगर कोई संगठन अगर होता भी है तो संगठन की उसकी योजनाएं भी होती है कि संगठन उनको क्या क्या योजनाएं दे सकती है। तो हमारे साथ में अगर कोई गृहस्थनाथ का, अगर समाज का अगर संगठन होता तो हमारा राष्ट्रीय संगठन केवल नाम का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह जीवन से जुड़ी ठोस योजना लेकर आपका सामने आता। यानी कि ऐसे हमारे राष्ट्रीय संगठन का एक कार्य होता। यानी कि आज हमें ऐसे संगठन की आवश्यकता है कि जिस संगठन में सिर्फ वह नाम का संगठन न रहे, नाम का प्रतीक न रहे, बल्कि यह जीवन से जुड़ी ठोस योजनाओं को लेकर सामने आए और बच्चों को, बुजुर्गों को, युवा शक्तियों को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाए। जो आज तक हमारे बीच में कोई संगठन ऐसा उपस्थित नहीं है। अब जब योजनाएं लेकर सामने आए तो उसके अंदर कोई योजनाएं भी होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन योजनाओं पर कार्य करे और योजनाएं हमारे हर घर तक, भारत के 6.5 लाख गांव के नाथ समाज के हर घर तक वो योजनाएं पहुंचे। जैसे कि हम पहली योजना को ले लें, जैसे कि शिक्षा। आज जैसे कि भारत सरकार काफी अच्छे स्तर से योजनाएं चला रही है कि शिक्षा हर घर तक पहुंचे, लेकिन वो शिक्षाएं हमारे घर तक पहुंच नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि या तो माता पिता की कमजोरी, आर्थिक स्थिति से, उनके पास में शिक्षा नहीं होने तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता, व्यापार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि सबसे प्रमुख चीज आती है शिक्षा। और वह शिक्षा जब बच्चों तक पहुंचेगी ही नहीं, पहली, दूसरी, पांचवी, नॉर्मली 8वीं तक बच्चे को पढ़ा लेते हैं, लेकिन 8वीं के बाद में क्या परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो जिम्मेदारी बढ़ने के बाद में वो इतना पैसा नहीं कमा पाता है जिससे वो उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सके, उसमें इतनी बुद्धि का विकास हो सके कि वो एक कोई अच्छा रोजगार खोल ले, अच्छा कोई व्यापार कर ले, या अच्छा कोई ऐसा स्टार्टअप कर ले कि जिससे उसके परिवार को हर चीज का, सुख सुविधाओं का लाभ मिल पाए। तो हमारे बीच में शिक्षा, अब शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना, उनको मजबूत स्थिति में पहुंचाना। अरे भाई, हर काम सरकार थोड़ी करेगी, भारत सरकार हर काम नहीं करेगी। भारत सरकार आपको, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, आवास योजना। अब 1,30,000 ग्रामीण क्षेत्र में कोई मकान नहीं बनता, 2.5 लाख रुपए में कोई भारत के किसी भी शहर में मकान नहीं बनता, क्योंकि वहाँ की गाइडलाइन कुछ अलग है, ग्रामीण क्षेत्र की गाइडलाइन कुछ अलग है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी आपको लगन दे दिया। जैसे कि बच्चों की शादी करते हैं तो लगन लेकर आते हैं, ऐसे ही आपको भी एक लगन दे दिया कि आप मकान बनाओ, यानी कि आपको एक प्रोत्साहित कर दिया। पूरा मकान बनाकर तो नहीं दिया। अगर सब कुछ
अगर हम दूसरों के ही भरोसे करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा आना नहीं आना इस जीवन में बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। क्या है, 50-60 साल तक का जीवन जिया और जीने के बाद में खाए पिए कुछ नहीं, खाए पिए और कुछ किया नहीं और चले गए। क्या इसी के लिए आप इस दुनिया में आए थे? सिर्फ खाने और पीने के लिए? तो हमारे समाज में भी लगन देना चालू करो और उनको आगे बढ़ाने का कार्य चालू करो। जहां पर हमारे मेधावी जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे छात्रावासों का निर्माण करें, ऐसे गुरुकुल का निर्माण करें कि जिनके उनके अभिभावक जो उनके माता पिता होते हैं उनके ऊपर आर्थिक स्थिति का बोझ कम हो और वह भी मानसिक स्थिति से सुदृढ़ होकर अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कार्य कर पाए। तो हमारे ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं के लिए समाज को ये कार्य करना चाहिए, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कार्य करना चाहिए। और साथ ही हमारी तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए। अब शिक्षा कोई एक प्रकार की होती नहीं है कि आपने ऐसी किताबें पढ़ी और किताबें पढ़ने के बाद में उसको, तो वह एक मौखिक ज्ञान हो गया। लेकिन हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष या ऐसा भविष्य में कोई ग्रस्तनाथ समाज का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो इन विषयों पर कार्य करेगा, तो तकनीक व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर हो ताकि उन बच्चों को यह पता चले कि तकनीक की शिक्षा क्या होती है, व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, तो उन बच्चों को यह पता चले। अब हमारे जो ग्रस्तनाथ के बच्चे हैं उन बच्चों को आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण, आप सबको पता है, सोचिएगा इस विषय को, कि हमारा बच्चा जब 8वीं या 9वीं 10वीं कक्षा तक जाता है तब जाकर उसे एक पैसे का अभाव होने लग जाता है। क्योंकि आजकल की हमने शिक्षा देखी है, लाखों करोड़ों रुपए की शिक्षा चल रही है। उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमारे बच्चों के पास में कोई कोचिंग सेंटर नहीं होता। कोई बच्चा कमजोर होता है, जो टैलेंटेड है उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है उनके ऊपर। लेकिन जो बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं पारिवारिक स्थिति पे, मानसिक स्थिति पे, तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? वो 2000-5000 की कोचिंग फीस तो दे ही नहीं पाएंगे, कहां से देंगे? बड़ी मुश्किल से तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5000 की 10,000 की फीस कहाँ दे पाएंगे? कोई बच्चा डॉक्टर बनना है लेकिन उस डॉक्टर की कोचिंग चाहिए उसको, अब वो कोचिंग कहाँ करेगा? ऐसी कोई कोचिंग ही नहीं है हमारे पास, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास में कि उन बच्चों को निःशुल्क ऐसी कोचिंग दे दी जाए। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास में उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, उसको समझाने का एक तरीका ही नहीं है। अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पूरे भारतवर्ष में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो शिक्षित हैं, एक प्रतिष्ठित पद सर रिटायर्ड हुए हैं, उन सबको एकत्रित करके, उनका भी बुढ़ापे का समय बीत जाता, समाज को एक नई दिशा देते। समाज में एक बच्चे को भी अगर वो आगे बढ़ा देते तो वो मन में सुकून होता, उनको संतुष्टि होती कि चलो मैंने समाज के किसी एक बच्चे को तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी बना दिया। तो इसे समाज के उन सीनियर सिटीजनों को लेकर आना चाहिए जिनके मार्गदर्शन से शायद किसी बच्चे का जीवन संभल जाए, शायद किसी बच्ची का जीवन संभल जाए। तो हमारे जो मेधावी छात्र हैं, जो कमजोर छात्र हैं, उन लोगों के लिए ऐसे कोचिंग सेंटर का मार्गदर्शन केंद्र होना चाहिए। ऐसे ही हमारे समाज के रोजगार और आत्मनिर्भरता के ऊपर बात करनी चाहिए कि जब हमारा समाज का बच्चा कैसे स्वरोजगार योजनाएं और छोटे छोटे उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्षों के कार्य हैं कि जो हमारे युवाओं के लिए और युवतियों के लिए
ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप बनाए कि जिनमें उनको रोजगार, व्यापार, नौकरी, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए उनको मार्गदर्शन मिले, उनको गाइडेंस मिले, उनको सीधा। नहीं तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से तो कई हमारे बच्चे ऐसे ठगे जा रहे हैं, आज यहाँ नुकसान हुआ, आज वहाँ नुकसान हुआ, लेकिन उनको ना तो रोजगार के लिए सीधा उनको मार्गदर्शन मिल पा रहा है, न व्यापार के लिए कोई मार्गदर्शन मिल पा रहा है, न नौकरियों के लिए कोई मार्गदर्शन मिल पा रहा है, न कोई ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप उद्योग जगत में जाने के लिए उनके पास कोई मार्गदर्शन मिल पा रहा है। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए। ऐसे ही हमारे समाज में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए कि जो स्वयं नाथ समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, इनको खुद को ध्यान रखनी चाहिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। आप समझिए, आज तक भारत का ऐसा कोई राष्ट्रीय संगठन या कोई अध्यक्ष है कि जिन्होंने इन योजनाओं के ऊपर रोजगार, आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, रोजगार और नेटवर्किंग के लिए ऐसे सभा का आयोजन किया जाए कि जहां जितने भी मेधावी छात्र हैं उन छात्रों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, क्या ये राजस्थान से भी आई है, मध्य प्रदेश से भी आई है, छत्तीसगढ़ से भी आई है, हर राज्य से आई है, जो प्रतिभाशाली क्षेत्र है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन प्रतिभाशाली बच्चों को हमें एक जगह एकत्रित कर कर एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए कि जो देश का भी सम्मान बढ़ा पाए और वह समाज का भी सम्मान बढ़ा पाए। ऐसे ही समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों को काम करना चाहिए, इन विषयों पर काम करना चाहिए, ना कि हमें हार फूल माला और पोस्टरों तक रहना चाहिए। और समाज को भी आवाज उठानी चाहिए, समाज के हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए कि हम हमारी समाज को इतनी मजबूती और हमारी इन सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अब समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अपना तमगा लगाकर, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाकर अपने घूमते हैं, लेकिन कभी उन्होंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर कोई ठोस कदम या ठोस कार्य करके बताया हो तो बताइए। महिला सशक्तिकरण के लिए ना तो महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, ना उनको किसी कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, ना कोई उनको रोजगार, व्यापार के लिए प्रेरित किया जाता है। आज वो मातृशक्ति समाज को मजबूत करने के लिए आगे अपनी अहम भूमिका बना सकती है, निभा सकती है और उसको संचालित भी कर सकती है, लेकिन आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मातृशक्ति को मजबूत बनाकर, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ अगर मजबूत है तो बच्चे ऑटोमेटिक मजबूत बन जाएंगे। अब हमारी आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो माएँ हैं, वो अपने मोबाइल्स में एक रील्स और सोशल मीडिया पर वो उसी में लगी हुई है। आज वो माँ अगर अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देगी, संस्कार नहीं देगी, संस्कृति नहीं देगी, तो बुढ़ापे में आपको वो कहाँ इज्जत दे देगी बच्चे। ये माताओं को समझना है और राष्ट्रीय अध्यक्षों को समझाना है कि हमारी मातृशक्ति को मजबूत करना। मातृशक्ति अगर हमारी मजबूत हो गई तो हमारे बच्चों तक वो बचपन से जो शिक्षा, जो देखा होगा आपने मुस्लिमों को, क्रिश्चियनों को, पंडितों को, ईसाइयों को, ये सब अपने छोटे स्तर पर से ही उनको शिक्षा देना चालू कर देते हैं। तभी तो उनकी समाज मजबूत हो रही है, तभी तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे मातृशक्तियों को भी मजबूत करने के लिए एक विशेष प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम घर से ही अपने समाज को मजबूत करके जब बाहर निकलेंगे, तब हमारा समाज भी मजबूत हो जाएगा और देश भी मजबूत हो जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण को भी मजबूत बनाना जरूरी है और समाज की कन्याओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के बच्चों को जब तक हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक समाज विकास कहाँ करेगा। तो हमारे उन
बच्चियों को, समाज को मजबूती के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को देना पड़ेगा। तो अब समझिए, ऐसे ही हमारे युवा नेतृत्व, हमारे युवा को युवा सम्मेलन और नेतृत्व कार्यशालाएं, खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव, सामाजिक कार्यों में युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी। अब देखिए कितनी, हम ये नहीं कहते कि हमारे भारत के सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उनमें बुद्धि नहीं है। हमारे सीनियर सिटीजनों ने एक कसम खा रखी है, एक शपथ ले रखी है कि जो करेंगे हम ही करेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं करेगा। लगभग 95% सीनियर सिटीजनों में एक दूसरे के प्रति द्वेष, जलन, क्योंकि कभी उन्होंने विकास देखा ही नहीं था जो अब देख रहे हैं। उनके मन के अंदर जो चल रहा है ना कि नहीं हम ही करेंगे, नए बच्चों में कुछ ज्ञान ही नहीं है। मैं उन सभी सीनियर सिटीजन जो ये विचारधारा रखते हैं और ये जो सोचते हैं कि नवयुवक बच्चों को क्या पता, आपके और हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी नाथ समाज के नवयुवक बच्चे हैं, कभी उन पर भरोसा करके तो देखो, आपसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो। 5% ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं जो इन सारी गंभीर विषयों को समझते हैं और उन युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि हमारी बुद्धि और युवाओं की ताकत, सीनियर सिटीजन की बुद्धि और युवाओं की ताकत से हम समाज को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन वो सीनियर सिटीजन जहां देखो वहां अपना नहीं हम करेंगे। अरे भाई करो, कौन मना कर रहा है? आप भी परिवार के, समाज का हिस्सा हो। लेकिन आप राजस्थान में बैठे हैं, आप गुजरात में बैठे हैं, आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, आपकी शरीर में इतनी ताकत भी नहीं रही कि आप हर जगह जा पाओ। तो वहां कम से कम अपने युवाओं का, साथियों का साथ तो ले सकते हो, उनको तो आगे कर सकते हो, उनको प्रोत्साहन तो दे सकते हो। लेकिन नहीं, फेविक्विक का मजबूत जोड़ है, कुर्सी का लालच है, भाई हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। गुणवत्ता हो या ना हो, काबिलियत हो या ना हो, लेकिन हम बैठेंगे। आसपास गांव के 4-5 गांव के एकत्रित कर लिए लोगों को, उनका बैठ के उनमें क्या हुआ कि चाय पी, नाश्ता किया और समाज में ये है वो है फलाना करके ने जो मुख्य मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, उन पर कोई बात नहीं करके और उस सभा को खत्म कर दिया जाता है। यानी कि सभा में उन व्यक्तियों का पैसा खर्च हुआ, समय खर्च हुआ, लेकिन समाज को कोई लाभ नहीं मिला। तो ऐसे सीनियर सिटीजनों को ये सोचना अति आवश्यक है और बुजुर्गों को भी अति आवश्यक है। तो हमारे ये तो युवा नेता, युवा नेतृत्व, इनको मजबूत बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे साथ है संस्कृति और परंपरा। हमारे समाज के आज तक ऐसा कोई संगठन नहीं है जो संगठन ये कह सकता हो कि हम हमारी संस्कृति, सभ्यता, धरोहर, इतिहास, हमारी जितने भी उपलब्धियां हैं समाज की संस्कृति सभ्यता के रूप में, आज तक ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जिस संगठन के अंदर हमें तो नहीं पता, हम लगभग 49 वर्ष के हो गए, लेकिन हमें तक तो नहीं पता आज तक, और ना हम उस क्षेत्र से जुड़ पाए, क्योंकि ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है। तो आज तक ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जो ये कह सकता हो कि भारत में हम हमारे नाथ संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा देने के लिए कोई ऐसा, चाहे गुरुकुल हो या चाहे छात्रावास हो, जहाँ पर 50 बच्चे, 100 बच्चे हर क्षेत्र में ऐसा अपनी संस्कृति सभ्यता को मजबूत बना पा रहे हो। ना वहाँ उनके पास में कोई गुरु परंपरा है, ना लोक कला है और रीति रिवाजों का संरक्षण है, ना उनके पास में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रस्त नाथ समाज सभा का, नाथ समाज का आयोजन किया जाता है। ऐसा आज तक हमने कभी देखा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक
महोत्सव किया गया हो, कि जहां सिर्फ बच्चों को और समाज को यह दिशा दी गई हो कि हमारी भारत की गृहस्थनाथ समाज की शिक्षा है, संस्कृति है, सभ्यता है, इन चीज़ों को हमें घर घर तक पहुंचाना और इसको फॉलोअप करना और इस समाज को मजबूत बनाना और हमारे धर्म को जिंदा रखना है। लेकिन आज तक ऐसे भी कोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ना उनके पास में ऐसी कोई योजना है। अब ऐसे में ही हमारे बीच में समाज के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में समन्वय और संवाद करने की कोई स्थिति नहीं है। हमारे जितने भी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाकर देख लें तो जो अपने आप को कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिएगा अभी जिनका सोशली अकाउंट पर अगर देखा जाए तो ट्विटर पर 100-200 मिलेंगे, फेसबुक पर मिलेंगे तो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 15,000, 16,000 से ज़्यादा किसी को मिलेंगे नहीं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेटवर्किंग देखिएगा, उनका समन्वय और संवाद देखिएगा कि वो 15,000, 20,000 फॉलोवर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और 20,000 फॉलोवर में से भी उनके पास में हर संदेश के ऊपर क्या चीज आ रही है, लाइक और कमेंट्स कितने आ रहे हैं। अब आप देखिएगा कोई विशेष कोई एक अनोखी बात अगर वो कोई बोल देते हैं 100 पोस्ट के अंदर से एक पोस्ट के ऊपर आपको 1,000-2,000 लाइक कमेंट्स मिल सकते हैं, और उस कमेंट्स पर भी आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, आदेश 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 आदेश। पर उस पर जो कमेंट्स करने वाले हैं वो भी ये नहीं पूछेंगे कि भैया आपने जो कहा है उसके अंदर हमारे भी ये विचार है। बहुत कम बुद्धिजीवी जो अपने विचार उस वीडियो को देखकर या उस संदेश को देखकर लिखते हैं। तो हमारे समन्वय और संवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों में नहीं है। यदि अगर हम समाज में राष्ट्रव्यापी अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे आवश्यक है समन्वय और संवाद। अगर हमारे समाज को राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है समन्वय और संवाद, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति तक बात पहुंचना और बात पहुंचने के बाद में उनकी बात हम तक पहुंचना, जब तक हमारे अंदर समन्वय नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, तो हम समाज की ना तो कोई समस्या ना परेशानी है जो है इनका कोई समाधान नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हमारा समन्वय नहीं होगा, गांव से लेकर शहर तक, राज्य से लेकर देश तक, बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक, महिलाओं से लेकर पुरुषों तक, तो समन्वय और संवाद होना चाहिए। हर स्तर पर संवाद अगर होगा तो हमारी समाज मजबूती की डोर में बंधेगा। इसके लिए हमें कोई ऐसा माध्यम चुनना होगा कि जहां भारत के 6.5 लाख गांव तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अगर कुछ बात कही हो तो घर घर तक वो पहुंच जाए, यानी कि भारत के 6.5 लाख गांव के समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो इसके लिए भी हमें एक ऐसा साधन ढूंढना पड़ेगा जिस साधन से हम समाज को मजबूत और घर घर तक पहुंचाए। जैसे कि आज व्हाट्सएप है, ऐसे सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उन चीजों में हम पूरे भारत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप विचार कीजिए, क्या पूरे भारत तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमें खुद का ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम की आवश्यकता है। आप खुद सोचिए, समझिए सिस्टम की क्यों आवश्यकता है। भारत में लगभग अनुमानित, ये आप हमारे पीछे देख रहे होंगे 9 नाथ है, ये 9 नाथ की आप पिक्चर देख रहे हो। संपूर्ण भारत में देखिए एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, एक साथ अपनी मजबूती के साथ में। शस्त्र की जब आवश्यकता पड़ी शस्त्र भी है, और शास्त्र की जब आवश्यकता पड़ी तो शास्त्र भी है। तो हमारे ग्रस्त 9 नाथ जो भारत के 36 राज्य में जो जगह जगह पर बसे हुए हैं, है तो नाथ ही ना सब, ये नाथ ही है ना 9। ये तो अलग अलग नहीं बटे, लेकिन इनके पीछे चलने वाले हम सब लोग बढ़ गए। कोई कह रहा है जोगी, कोई कह रहा है जग्गम, कोई कह रहा है उपाध्याय, कोई कह रहा है वशिष्ठ, कोई कह रहा है पुंडित,
कोई कह रहा है जोगी, कोई कह रहा है जग्गम, कोई कह रहा है रावल, कोई कह रहा है मैं फलाना। ये नहीं बटे, लेकिन इनके पीछे जो चल रहे थे आज तक वो बढ़ गए। ये मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन हम मजबूती के साथ नहीं खड़े हैं। तो हमारे हर स्तर पर संवाद की मजबूत डोर हो, इसके लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करना होगा, जिससे हमारे हर जिले की, हर राज्य की समन्वय समितियां बन पाए। तभी हम समाज को मजबूत कर पाएंगे। हमें बंटना नहीं है, हमें समाज को मजबूत करना है, और समाज की मजबूती के साथ में हमें देश को भी मजबूत करना है। तो अब बंटना नहीं है। अब हमारे बीच में राष्ट्रीय समन्वय जब हो जाए, तो जब राष्ट्रीय समन्वय हो जाए तो हमारे बीच में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी आवश्यकता है। जो एक राष्ट्रीय संगठन की हृदय उसकी कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्र के, समाज के लिए हृदय की तरह होती है, जो उस कार्यकारिणी की पारदर्शिता को, उस संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पारदर्शिता समाज को दिखनी चाहिए, जिनके अंदर जिम्मेदारी और पारदर्शिता दोनों होना आवश्यक है। अभी एक उदाहरण बताते हैं आपको। हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन चल रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंभू हैं और अपने क्षेत्रीय संगठन हैं सारे, तो जो राष्ट्रीय संगठन के पद होते हैं अध्यक्ष, उसको कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आज तक हमारे बीच में कितनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, कितनी पारदर्शिता के साथ में निभाई है, और कितने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कितना समाज को विकसित करने के लिए, कितने समाज को शिक्षित, रोजगार, व्यापार देने के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। आप देखिएगा, समझिएगा। अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अगर कार्यकारिणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारिणी होती है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक महासचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, एक शिक्षा विभाग संयोजक होता है, एक रोजगार विकास संयोजक होता है, एक महिला शाखा संयोजक होती है, एक युवा शाखा संयोजक होता है, एक संस्कृति व समाज सेवा संयोजक होता है। ऐसे कई उसके अंदर पदाधिकारी होते हैं, होते नहीं है। लेकिन गृहस्थनाथ समाज संगठन के पास में ऐसा उपलब्धि नहीं है। संगठन तो हमारे बीच में है, लेकिन उपलब्धि नहीं है। जो यह कार्यकारिणी भारत को मजबूत बनाने के लिए, गृहस्थनाथ समाज को राजनीति में प्रवेश देने के लिए, पूरे भारतवर्ष से अगर इतिहास उठाकर अगर अभी देखा जाए, तो राजनीति में कहीं भी ऐसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कोई उपलब्धता हासिल नहीं की है कि जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष में से किसी एक व्यक्ति को भी गृहस्थनाथ समाज के लिए लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाया हो। एक भी उपलब्धि नहीं है। बताइए कोई अगर गृहस्थनाथ समाज की आवाज को उठाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में गया हो और इन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उसके ऊपर कार्य किया हो। अब देखिए, समझिए आप भी खुद। आज इस मंच के साथ में, आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक आह्वान करते हैं कि प्रिय भाइयों बहनों, इतिहास साक्षी है कि जिस समाज में समय पर संगठन बनाया उसने प्रगति और सम्मान पाया। आज गृहस्थनाथ समाज के लिए यही अवसर है। हमारी संख्या करोड़ों में है, लेकिन हमारी शक्ति तभी दिखेगी जब हम एक मंच पर आएंगे जहां शिक्षा, व्यापार, राजनीति, संस्कृति, सभ्यता, रोजगार, व्यापार, कला, खेल जगत, हर क्षेत्र में जब पहचान बनेगी तो दुनिया भी हम पर गर्व करेगी और गर्व से देखेगी। हमारी जो जनसंख्या है करोड़ों की तादाद में है, लेकिन हम जब तक संगठित नहीं होंगे
जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक हमारा समाज विकास नहीं कर सकता, तब तक हमारा भारतवर्ष भी हम पर गर्व नहीं कर सकता, क्योंकि नाथ आज खुद अनाथ है। ऐसे ही उदाहरण देना चाहेंगे कि सोचिए, यदि किसी गरीब विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल जाए तो वह डॉक्टर या अधिकारी या वैज्ञानिक बन सकता है। अगर हमारा कल्पना कीजिए कि अगर हमारा समाज को यदि किसी गरीब विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल जाए तो डॉक्टर, अधिकारी, वैज्ञानिक, वकील बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि किसी महिला को उद्यमी का संगठन, उद्यमी में जाने का और उद्यमी एक उद्योग जगत में जाने का अगर उसको मौका मिले, अगर उसको सही प्रोत्साहन मिल जाए, तो उसको सहयोग मिले, तो वह भी छोटा सा व्यवसाय कर सैकड़ों परिवारों को रोजगार मुहैया करा सकती है। तो मान लीजिए कि राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे समाज के हजारों युवा एक साथ खड़े हों तो कैसा अद्भुत नजारा होगा। सोचिए कि नेशनलाइज स्तर पर अगर हमारे समाज के व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर अगर कार्य करते हैं, अपना समन्वय बिठाते हैं, तो सोचिए वो नजारा कितना अद्भुत होगा, कितना अद्भुत होगा, समझिए। तो अगर भविष्य की दृष्टि से अगर देखें, दूरदृष्टि भविष्य को अगर हमारे देखें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह दूरदृष्टि नजर से अगर हम देखें तो शिक्षा में स्वावलंबन, रोजगार में आत्मनिर्भरता, संस्कृति में गौरव और संगठन में एकता, यदि हम यह कर सके तो आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर ग्रस्त नाथ समाज को भी एक राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है, राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हो सकता है, राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो हमें इन्हें भविष्य की दृष्टि से देखते हुए इन विषयों पर कार्य करना होगा। चलिए आइए संकल्प लेते हैं एक। आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, आप दूरगामी हैं, आप समाज को विकास की गति देना चाहते हैं, आप समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, आप समाज को रोजगार, व्यापार, नौकरी देना चाहते हैं, आप समाज में उद्योग जगत को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप हमारी आने वाली पीढ़ी और युवा साथियों को नए नए स्टार्टअप देना चाहते हैं। तो आइए सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें कि हम सब मिलकर एक राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे। हम सब मिलकर योजना और नीतियों को लागू करेंगे। हम सब मिलकर अपनी अपनी छोटी छोटी सीमाओं को तोड़कर समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, क्योंकि संगठन ही शक्ति है, संगठन ही भविष्य है और संगठन ही प्रगति का मार्ग है। अगर इन सारी चीजों को अब समझिए कि आज का ये जो संदेश हमने दिया है आपको, इस संदेश में हम समाज को कितनी मजबूती दे पाएंगे, अब ये विचार आपको करना है। कुछ 2 शब्द चलते चलते 2 शब्द और कहना चाहेंगे हम कि संगठन से मिलती शक्ति पढ़ेगा नाथ समाज का हर बालक, बनेगा देश उज्जवल भविष्य का अलग। संगठन से मिलती शक्ति ग्रस्त नाथ समाज है भक्ति, एकता ही हमारी पहचान, यही बनाएगा समाज को महान। पढ़ेगा नाथ समाज का हर बालक, बनेगा देश का उज्जवल भविष्य का अलग। युवा अगर जागेंगे सपने सच हो जाएंगे। 2 शब्द नारी शक्ति के लिए भी कहना चाहेंगे कि नारी का हो सम्मान तभी बनेगा समाज महान। महिला पुरुष संग चलेंगे, नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। ऐसे ही एक प्रेरक संदेश देना चाहेंगे कि संगठन, बोलिए, संगठन है तो शक्ति है, संगठन है तो भविष्य है, संगठन है तो प्रगति है। तो संगठन से शक्ति मिलती है,
हाँ, यही सच्ची भक्ति है। तो आइए, आज का ये जो विषय था, इस विषय पर हमने आपको ये 2 शब्द कहे हैं। इन विषयों पर आप अपनी विचार रखिएगा कि एक संगठन नहीं बनाना, संगठन से मिलकर समाज को मजबूत बनाना। तो एक बार फिर हमने आपके सामने विचार व्यक्त किए। इन विचारों को अपनी ओर से प्रकाशित कीजिएगा और अपनी ओर से विचार कर कर उस पर संदेश भी दीजिएगा, ताकि हमें आपका प्रोत्साहन मिले, तो हम भी समाज के लिए कुछ अपनी ओर से जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। आदेश आदेश, हर हर महादेव, ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।